हिंदुस्तान और पाकिस्तान मैग्नेट की तरह हैं। वैसे तो मैग्नेट चिपकती है, लेकिन दोनों के कमबख्त पोल सेम हैं तो रिपेल करते हैं। मतलब जो चीज भारत में चलती है वो पाकिस्तान को हजम नहीं होती, जैसे कि डेमोक्रेसी और जैसे कि धुरंधर, जो भारत में खूब देखी गई पर पाकिस्तान को पाकिस्तानी पे बनी डॉक्यूमेंट्री पसंद ही नहीं आई। ठीक वैसी ये अल्फा, जो इंडिया में तो सिनेमा हॉल्स को ओयो लाइट बना चुकी है, पर पाकिस्तान में पसंद की जा रही है जी। और देखो ऐसा हो भी क्यों ना, महेश भट्ट की बेटी की मूवी जो है, जिसने पाकिस्तानी टेररिस्ट अटैक 26/11 को आरएसएस की साजिश बताया था, अब क्या हो रहा है ना कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस अल्फा को सपोर्ट कर रही है। एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा में माहिरा खान वो भी अल्फा को प्रमोट कर रही है। वैसे माहिरा के केस में ये पता नहीं चल रहा है कि माहिरा महेश भट्ट के चक्कर में सपोर्ट कर रही है या फिर रणबीर कपूर के चक्कर में सपोर्ट कर रही है। और उधर से पाकिस्तानी यूट्यूबर वो भी अल्फा देख देख के आ रहे हैं। ऊपर से पाकिस्तानियों को आलिया का एक्शन बड़ा पसंद आ रहा है। काफी डिफरेंस है। और आलिया भट्ट की जो है वो एक्टिंग बड़ी डिफरेंट सी है, फाइटिंग एक्शन फुल। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फीमेल से इतना हैवी एक्शन जो है ना उन्होंने परफॉर्म किया। अब भाई जिनकी खुद की आर्म्ड फोर्सेस हमेशा ही सरेंडर कराती हूँ, उन्हें ये पोगो टीवी वाला एक्शन अच्छा एक्शन तो लगेगा ना। ऊपर से मूवी में आलिया और शर्वरी के नाम सीता और दुर्गा रख दिए गए हैं। वो तो अच्छा हुआ धुरंधर अल्फा से पहले रिलीज हो गई, जिसके बाद उदय चोपड़ा ने स्टोरी में थोड़े बहुत कुछ 2-4 चेंज कर दिए। यस थैंक यू वेरी ओके। सारी इंग्लिश एक बार में ही बोल दिया। नहीं तो पहले अल्फा में दोनों बहनों का नाम सीता और दुर्गा नहीं, आफरीन और फराह होने वाला था। और क्लाइमेक्स में मसूद अजहर, आसिम मुनीर और शाहबाज तीनों के तीनों साथ में आके भारत को बचाने वाले थे। वो भी बताए किससे? रॉ एजेंसी से। पर धुरंधर ने पहले रिलीज होके सारा खेल बिगाड़ दिया कमबख्त। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। अब आते हैं मूवी की कहानी पे। कहानी देखो ऐसी है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को आर्म्ड फोर्सेस जितना बेवकूफ दिखाया गया है। बॉबी देओल एक पाकिस्तानी एजेंट होता है। वो इंडिया के एक एजेंट को मार देता है, उसके आई कार्ड पे अपना फोटो चिपका देता है और फिर इंडियन एजेंट बन जाता है और इंडियन एजेंसीज उसको अपना एजेंट मान भी लेती हैं। कमाल भाई साहब, कमाल। बॉबी देओल ने इन शॉर्ट पाकिस्तानी हमजा का रोल किया यहाँ पे। कमबख्त ऐसा लगता है कि इंडियन एजेंसीज को नाकाबिल दिखाना यह वाईआरएफ का पहला शौक है। और इसके बाद यहाँ से कैप्टन अमेरिका मूवी चालू हो जाती है, जहां बॉबी देओल अपनी मर्जी से किसी को भी, मतलब किसी को भी सुपर सीरम इंजेक्शन मारे जा रहा है। मूवी में सीरम को तो कोरोना की दवाई बना के रखा हुआ है भाई साहब। जिसे मन किया उसे लगा दिया, बिना सोचे बिना समझे। सरकार इतने तो पोलियो के टीके नहीं लगा रही जितना ये लोग सुपर सीरम लगा दिए हैं भाई साहब। आलिया सीरम के बाद मूवी में ऐसी दिखाई गई है, तो सीरम के पहले उसका आईक्यू लेवल क्या ही होगा। और ये हम दो हमारे दो, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करता है सब पे। मतलब जितने अमीर लोग बच्चे पैदा करेंगे तो अमीरी बढ़ेगी, गरीब लोग बच्चे पैदा करेंगे तो गरीबी बढ़ेगी। बस यही सब दिखाया गया है मूवी में। ये क्या बना दिया तुमने? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? सर जैसे इन्होंने बताया वैसे ही मैंने बनाया सर। कितनी मुश्किल से तो बॉबी ने कमबैक किया था। अब अल्फा के डाउनफॉल के बाद लगता है बॉबी को फिर से कमबैक करना पड़ेगा। I'll be back. और कमबख्त कोई मुझे ये समझाओ पहले, आप लोग भी कमेंट में ट्राई कर सकते हो। अगर कोई सही से एक्सप्लेन कर पाएगा तो कमेंट को नेक्स्ट वीडियो में इज्जत बख्शी जाएगी। चल गाड़ी स्टार्ट कर। चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट। हाँ तो भाई समझ में मुझे ये नहीं आ रहा है कि जब रॉ से पहले एक एजेंट निकलता है, वो ट्रेनिंग भी रॉ से ही लेता है, खाता भी रॉ का ही है, फिर वही एजेंट गद्दार हो जाता है, जिसके बाद रॉ से दूसरा एजेंट निकलता है जो पहले वाले गद्दार एजेंट को पकड़ने जाता है। अबे जब दोनों ही एजेंट रॉ से निकल रहे हैं तो कमबख्त रॉ को बंद कर दो, बात खत्म हो जाएगी। ना रहेगी रॉ, ना कोई गद्दार निकलेगा। जब गद्दार ही नहीं निकलेगा तो भैया उसको पकड़ने की जरूरत क्या पड़ेगी? और जब पकड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो आईएसआई से मदद कैसे मांगेंगे? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। फिर ना क्लाइमेक्स में मूवी बचाने के लिए ऋतिक भी आ जाता है। जब ऋतिक वॉर 2 में लीड रोल में होके भी
वॉर 2 को नहीं बचा पाया तो अल्फा में केमियो से कैसे बचा लेता भाई साहब। पहले ऋतिक की प्लेस पे ना टाइगर या पठान में से किसी को केमियो करवाने वाले थे, पर दोनों बुढ़े लड़ने लगे कि नहीं, उनको आलिया से कम उम्र का दिखाया जाए, जिसके बाद वो प्लान ड्रॉप करके ऋतिक को लाया गया। और क्योंकि ये आलिया की मूवी थी तो इसीलिए ऋतिक ने भी कहा कि देखो फिजिक्स का कोई काम नहीं है, यहाँ पे फिजिक्स का कोई भी नियम नहीं फॉलो किया जाएगा। ऋतिक अपने हाथों से गोलियां पकड़ रहा था भाई साहब, हाथों से। नहीं माना ऋतिक के पास 6 उंगलियां हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो गोली हाथ से पकड़ लेगा भाई साहब। नहीं, गोली थोड़ी पकड़ लेगा भाई साहब, और फिर वही गोली उसी दुश्मन स्पाई को मार भी देगा भाई। नहीं, मार भी देगा, चलो पकड़ लो, पर मारो तो मत। किसी ने लगता है ऋतिक को अल्फा की जगह पे क्रिश की स्क्रिप्ट थमा दी है। ऋतिक मूवी में स्पाई से ज्यादा तो सुपर हीरो लग रहा था, जैसे ताजमहल बनवाने वालों के हाथ कटवा दिए गए थे ना भाई साहब। बस वैसे ही इस सीन को लिखने के बाद उदय चोपड़ा के हाथ भी कटवा देने चाहिए भाई साहब। अगर इसके हाथ नहीं कटवाए गए तो ये दोबारा ऐसा सीन लिखेगा, और माँ कसम दोबारा ऐसा सीन लिखेगा तो हम तो सटक लेंगे भाई साहब। भाई साहब उस आदमी को तो सजा दे देनी चाहिए जिसने इसके हाथ में पेन पेपर दे दिया था, या धूम में बाइकों के चेन लगाता पंचर बनाता ही ठीक था। हाँ मम्मी, मुझे मेरी दुल्हन मिलेगी या नहीं? हाँ? आपने सुना है कि ये YRF चैनल पे मेरा फ्यूचर बीवी हो सकता है। साला अगर पढ़ लिख के इंसान ऐसा लिखता है तो सरकार को पढ़ाना बंद कर देना चाहिए। उदय चोपड़ा का कहना है जैसे उसने क्रिश की एंट्री YRF में करवा दी है, वैसे ही अब वो डॉन वाले SRK की एंट्री भी YRF में करवा देगा। एक तो भाई साहब कोई इससे पेन पेपर छीनो, और अगर नहीं छीन पा रहे हो तो वो पुड़िया छीनो जो आर्यन ने इसे दी थी। दोनों चीजें एक साथ एक ही समय पे इसके हाथ में नहीं होनी चाहिए भाई साहब, ये नहीं होनी चाहिए भाई साहब। ऊपर से उदय सलमान भाई का रोल सिंगल ही रखना चाह रहा था, क्योंकि अभी YRF में सिर्फ टाइगर है, और एक टाइगर पर अगर इतने सारे पुलिस केस पेंडिंग हैं, अगर 2 टाइगर किए तो फिर दोनों पे कितने ज्यादा पुलिस केसेस हो जाएंगे, ये कोई नहीं समझ पा रहा है।